10 वीडियो से। मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री और अनूपपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के संभावित उम्मीदवार बिहावर लाल सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों को नोट बांटते नजर आ रहे हैं। उनके इस वीडियो पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान के भीलवाड़ा में नशे में धुत होकर छेड़खानी करने के आरोप में एक युवती ने युवक को सरेआम जमकर पीटा। राजस्थान में रेप की घटनाओं के विरोध में बीजेपी ने जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। हल्ला बोल कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। यूपी के हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर एक अज्ञात व्यक्ति ने स्याही फेंक दी, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीट दिया। ओडिशा में सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट का सफल परीक्षण किया गया। यह आधुनिक हथियार एंटी वॉरफेयर सबमरीन में काम आएगा। डीआरडीओ के इस सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी है। संसद से पास हो चुके कृषि कानूनों को लेकर जारी विरोध के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब में ट्रैक्टर यात्रा शुरू की। इस दौरान वो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर के साथ ट्रैक्टर पर बैठे नजर आए। यूपी के रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी किसानों को कृषि कानूनों की सच्चाई बताने के लिए ट्रैक्टर से ही किसान चौपाल में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कृषि विधेयक बिल को लेकर किसानों को गुमराह कर रही है। यूपी के गाजियाबाद में नगर निगम मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में जुटे सफाई कर्मचारियों ने हाथरस कांड के विरोध में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और दोषियों को फांसी पर चढ़ाने की मांग उठाई। हाथरस में पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने का वीडियो वायरल होने के बाद डीएम प्रवीण कुमार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कानपुर में मीडिया कर्मियों ने हाथरस के डीएम को हटाने की मांग करते हुए नारेबाजी की और उनका पुतला फूका। यूपी के प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कोरोना से जल्द ठीक होने की कामना को लेकर प्राचीन हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। इस दौरान एक बंदर के हनुमान जी की मूर्ति के पास आने से लोग भक्ति भाव से भर गए। बंदर ने वहां रखा प्रसाद भी खाया और फिर वहां से चला गया। हाथरस रेप और मर्डर केस के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर गांव के बाहर एक शख्स ने स्याही फेंक दी। संजय सिंह उस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान पास ही खड़े एक शख्स ने नारेबाजी करते हुए अचानक उन पर स्याही फेंक दी। ये शख्स पीएफआई के दलाल वापस जाओ का नारा भी लगा रहा था। हालांकि स्याही कांड के बाद इस शख्स को एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने पकड़ लिया और दबोच कर मारपीट पर उतारू हो गया, लेकिन स्याही फेंकने वाला शख्स उसके चंगुल से छूट भागने की फिराक में दिखा। इसके बाद पुलिस ने इस शख्स को काबू में किया और अपने साथ ले गई। एक दूसरे कैमरे से ली गई तस्वीर में देखिए कैसे ये शख्स आया और नारेबाजी करते हुए संजय सिंह पर अचानक स्याही फेंक दी। बताया जा रहा है कि स्याही फेंकने वाले शख्स का नाम दीपक शर्मा है। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, लेकिन स्याही फेंकने की घटना के बाद वहां मौजूद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खासा गुस्से में दिखे, क्योंकि इसके बाद जैसे ही पुलिस वालों ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की, वैसे ही भड़के आप कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया। हालांकि वहां मौजूद लोगों और पुलिस वालों ने मामले को शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों को धक्का दिया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद उसने कॉलर पकड़कर उसके साथ मारपीट की कोशिश की। दरअसल पीड़िता का पूरा गांव ही छावनी बना दिया गया है। प्रशासन किसी को भी वहां भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत नहीं दे रहा है। लिहाजा पहले आरएलडी नेता जैन चौधरी पर लाठीचार्ज कर उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की गई और अब पुलिस का गुस्सा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उतारा, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस पर पलटवार कर बैठे।
और उधर हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप और मौत की घटना के बाद उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे भड़काने की साजिश का खुलासा हुआ है। इंटेलिजेंस से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस का दावा है कि घटना के बाद रातों रात जस्टिस फॉर हाथरस नाम की एक वेबसाइट बनाई गई, जिसके जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गलत बयान जारी किए गए ताकि माहौल को बिगाड़ा जा सके। ने वेबसाइट और इससे जुड़ी लोकेशन पर छापेमारी की और लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में केस भी दर्ज कराया गया, जिसमें जातीय और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने, अफवाहों और फर्जी सूचनाओं के जरिए अशांति फैलाने जैसे साजिश रचने के आरोप लगाए गए। हालांकि इसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट फॉर इंडिया समेत कुछ संगठनों पर सख्त एक्शन लेने का दावा किया। एक षड्यंत्र की इसमें साजिश है और जिसके बारे में विवेचना शुरू हो गई है और कुछ गिरफ्तारियां भी आगे इस संबंध में की जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था, जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा वो देश और प्रदेश में जातीय सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं, इसकी आड़ में विकास रुकेगा। उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जातीय और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे। यह दृश्य आपने देखा होगा, पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। ये षड्यंत्र होते रहेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, विकास के लिए अपने आप को समर्पित करना है। हालांकि पहले जस्टिस फॉर हाथरस नाम की वेबसाइट बनाई गई, बाद में इसे बंद कर दिया गया, लेकिन दावा है साजिश में वेबसाइट जस्टिस फॉर हाथरस victim.card.co की भूमिका खासी रही, जिसको विदेशों से फंड मिल रहा था और इस वेबसाइट के जरिए लोगों को हाथरस कांड के अभियान से जोड़ने का खेल चलाया जा रहा था, जिसमें नकली आईडी का इस्तेमाल करके लोगों को गलत फोटो के साथ हिंसा भड़काने वाली सामग्री भेजी जा रही थी। वेबसाइट में बताया गया कि प्रदर्शन के वक्त क्या पहने, कब किधर भागें, सोशल मीडिया पर कोई रिकॉर्डिंग ना डालें, अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है तो क्या करें, प्रदर्शन वाली जगह माहौल भड़के तो कैसे निपटें, साथ ही मास्क पहनकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करें ताकि पहचान न हो। ये दंगा कराने की जो कोशिश की गई है, इसमें निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व हैं। अब उसमें कितना रोल कांग्रेस का है, कितना आम आदमी पार्टी का है, कितना पीएफआई का है, ये सब कुछ पता करना चाहिए। सीबीआई जांच की संस्तुति हो गई है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। दरअसल जानकारी में आया है कि योजनाबद्ध ढंग से उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की नीयत से दंगा फैलाने के लिए, अव्यवस्था फैलाने के लिए कुछ लोग सक्रिय थे। वेबसाइट से पूरा प्रकरण संज्ञान में आया है। पूरे प्रकरण की जांच गंभीरता से की जा रही। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ विधि सम्मत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हालांकि हाथरस कांड में राजनीतिक जमावड़े के बीच योगी सरकार का ये दावा कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि इस पूरे कांड को लेकर राजनीति खूब हो रही है। लेकिन अब सवाल इस बात का है, क्या इस हाथरस पर हो रही राजनीति भी किसी प्लान या साजिश का हिस्सा है? एक तरफ हाथरस की उस घटना में उस महिला को इंसाफ और जो दरिंदे हैं उनको उनके कर्मों का उचित हिसाब दिलाने के लिए तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं, तमाम बातें की जा रही हैं, लेकिन उसके साथ यहां पर ये जो नई चीज निकल कर आई है, जिसमें एक फंडिंग के जरिए जातीय दंगा, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश हो रही है। खुर्रम निजामी हमारे साथ ज्यादा जुड़ रहे हैं। खुर्रम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ इशारा किया था जातीय दंगा फैलाने की साजिश है, और उसके बाद अब यह निकल कर आता है कि एक वेबसाइट न केवल बनी, उसके पीछे तमाम संस्थाओं के नाम हैं और पूरे उत्तर प्रदेश को आग में झोंकने की तैयारी थी। क्या कुछ कह रही है उत्तर प्रदेश में पुलिस कह रही है, और क्या कुछ अब पुलिस करने जा रही है इस तरह के असामाजिक तत्वों के खिलाफ जो एक घटना को लेकर पूरे प्रदेश को आग में झोंकने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद मालूम चला कि एक वेबसाइट बनाई गई। उसके बाद जिसकी नई फंडिंग भी गाँव के खाता खुले भी, कैसे प्रदर्शन करना है, कैसे क्या करना है, और तक तमाम बातें सामने आई। की बात और अपने भाई की बात करेंगे।
जी खुर्रम समझ पा रहे हैं। और इस सब के पीछे जो साजिश है उसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने पकड़ा है। देर सवेर उसका और खुलासा होगा और तमाम लोगों को पुलिस उनके किए हुए अंजाम तक जरूर पहुंचाएगी। बहुत शुक्रिया खुर्रम हमसे बातचीत करने के लिए। वहीं पंजाब की बात कर लेते हैं, जहां के अमृतसर में नए कृषि कानूनों के विरोध में रेल रोकी गई। पंजाब के अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति के लोगों ने रेलवे ट्रैक पर बैठ रेल रोको आंदोलन किया और सरकार से विवादित कृषि कानून वापस लेने की मांग की। कर्नाटक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार के बेंगलुरु समेत 14 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा। छापे के दौरान सीबीआई ने करीब 50 लाख कैश और अन्य दस्तावेज बरामद किए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। पंजाब के अबोहर थाना क्षेत्र की पुलिस ने 600 किलो पोस्त समेत 65,000 नशीली गोलियां नमक के बोरे में पकड़ी, जिन्हें राजस्थान से पंजाब लाया जा रहा था। यूपी के अलीगढ़ में निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने धमकी दी कि अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार किया जाएगा। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार हर निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 276 अंकों की बढ़त के साथ 38,973 पर बंद हुआ तो निफ्टी 86 अंक ऊपर चढ़कर 11,503 पर बंद हुआ। एनडीए से अलग होने के बाद एलजेपी नेता चिराग पासवान का एक खुला खत सामने आया है, जिसमें उन्होंने बिहारी फर्स्ट के अपने संकल्प को दोहराया है और अपने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि उनके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने इस खत में लिखा कि पापा का अंश हूं, कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानूंगा और न ही किसी भी कीमत पर बिहारी फर्स्ट की सोच को मिटने दूंगा। ये फैसला बिहार पर राज करने के लिए नहीं बल्कि नाश करने के लिए लिया गया है। पापा ने मुझे हमेशा कहा है कि कभी भी अकेले चलने से मत घबराना। अगर रास्ता और मकसद ठीक होगा तो लाखों लोग तुम्हारे साथ आएंगे। पापा और मम्मी और आप सभी के आशीर्वाद से अभी लंबा सफर तय करना है, अभी और अनुभव लेना है। बिहार राज्य के इतिहास का ये बड़ा निर्णायक क्षण है। 12 करोड़ बिहारियों के जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए और समय नहीं है। जेडीयू के प्रत्याशी को दिया गया एक भी वोट कल आपके बच्चे को पलायन करने पर मजबूर करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी की राह आसान नहीं है, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मुझे आशा है कि मेरी ईमानदारी, मेहनत, निष्ठा और संकल्प को देखकर आप सभी अपना आशीर्वाद लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशियों को देंगे, ताकि बिहार को फर्स्ट बनाया जा सके। मैं पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहें और पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे उम्मीदवार को जिताने में पूरी ताकत झोंक दें। किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, बट हाँ, मेरी चिंता मेरे प्रदेश को लेकर हमेशा से रही है और ये आज से ही नहीं, मैं निरंतर इस बात को मैं कहता रहा हूँ कि बिहार में जिस तरीके से विकास के कार्य होने चाहिए, आज भी हकीकत है। आप बिहार के आप गांव में अगर आप जाएं और वहाँ के आप हालात को देखें, पलायन की समस्या को अगर आप देखें, आज भी आप देखें देश भर में हर प्रदेश में बिहार के लोग जाते हैं, बिहारी जाते हैं, शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो। ये सिस्टम दशकों से वैसा का वैसा ही है। उम्मीद बहुत थी हमारे आज के मौजूदा मुख्यमंत्री जी से, मेरी खुद की बहुत उनसे उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी, पर 2005 से लेकर 2020 तक का अगर आप उनका कार्यकाल देखें तो मुझे नहीं लगता कि जितनी उम्मीदें मुझे एक बिहारी होने के नाते या बिहार की जनता को थी, उन उम्मीदों पर वो खरा उतर पाए हैं। एकला चलो रे की बात की और प्रवासी मजदूरों की बात चिराग पासवान ने की, और इस सब के पीछे बिहार चुनाव में वोटों की फसल काटने का एकमात्र उद्देश्य और एलजेपी को स्थापित करना। चलिए, कृषि कानून के विरोध में किसान बचाओ यात्रा के दूसरे दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पंजाब के संगरूर में एक रैली की। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर कृषि कानूनों को लेकर जमकर निशाना साधा और नए कृषि कानूनों को किसानों के साथ धोखा करार दिया। 6 साल से दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और 6 साल से ये सरकार गरीबों पर, मजदूरों पर, किसानों पर एक के बाद एक आक्रमण कर रही है। इनकी आप सब पॉलिसीज देखिए,
एक भी पॉलिसी इनकी गरीब जनता को फायदा पहुंचाने की नहीं है, किसान को मदद करने की नहीं है, मजदूर का हाथ पकड़ने की नहीं है। सब के सब पॉलिसीज इनके 3-4 चुने हुए मित्र हैं, उनके लिए बनाई जाती है। क्योंकि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि अगर हिंदुस्तान के किसान और मजदूर के पैर पर कुल्हाड़ी मारे, कोरोना के समय अगर मारे, तो किसान और मजदूर घर से नहीं निकल पाएगा, मीटिंग नहीं कर पाएगा, लड़ नहीं पाएगा। इसीलिए कोरोना के समय नरेंद्र मोदी ने ये काम किया है। किसके लिए किया है? अंबानी और अदानी के लिए किया है। क्यों किया है? जमीन साफ करने के लिए। देखिए, मंडी का सिस्टम है, फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है, पीडीएस का सिस्टम है। इस सिस्टम में कमियां हैं। इस बात को मैं भी मानता हूं और नरेंद्र सिंह जी भी मानते हैं, कांग्रेस पार्टी भी मानती है। इस सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है और मंडियां बनाने की जरूरत है। एमएसपी को गारंटी करने की जरूरत है। किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत है, साइलोज बनाने की जरूरत है और मार्केट बनाने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी वो नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सिस्टम को मजबूत नहीं कर रहे हैं, आपको और मंडियां नहीं दे रहे हैं, बेहतर पीडीएस नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी बेहतर पीडीएस दें, एमएसपी गारंटी करें और मंडियां दें, तो अंबानी और अदानी पैसे नहीं बना सकते। और श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों के हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हो गए। इनमें से 2 शहीद हो गए। आतंकवादियों ने पंपोर बाईपास के पास रोड ओपनिंग पार्टी पर हमला किया था। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता और वकील मनीष शुक्ला की टीटागढ़ पुलिस स्टेशन के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। रविवार रात करीब 8:30 बजे हुई इस वारदात को बाइक सवार हमलावरों ने अंजाम दिया। बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या के विरोध में पार्टी ने 12 घंटे का बंद बुलाया। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने नॉर्थ 24 परगना में पीड़ित परिवार के घर जाकर मुलाकात की। यूपी सरकार ने हाथरस में पीड़ित परिवार को धमकियां मिलने के बाद कड़ी सुरक्षा दी है। घर के बाहर 24 घंटे पीएसी की तैनाती है और परिवार के सदस्यों के साथ पुलिस वाले लगाए गए हैं। इनमें 8 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। स्वच्छता के मामले में 4 बार से नंबर 1 शहर इंदौर में अब रोबोट मशीन के जरिए चैम्बर की सफाई का काम शुरू हो गया। नगर निगम ने करीब 40 लाख रुपए कीमत की ऐसी 5 मशीनें मंगवाई हैं, जो कि 27 फीट नीचे जाकर सफाई का काम कर सकती हैं। और देश की बड़ी बीमा कंपनियों में शुमार रेलगेयर हेल्थ इंश्योरेंस को अब केयर हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता है। कंपनी के फाउंडिंग एमडी और सीईओ अनुज गुलाटी ने बताया कि केयर शब्द उनकी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस को काफी बेहतर तरीके से दर्शाता है। अपनी कंपनी का नाम रेलगेयर हेल्थ इंश्योरेंस से केयर हेल्थ इंश्योरेंस चेंज किया है। जब हमने अपना बिजनेस शुरू किया 2012 में, हमारे सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम हमने केयर रखा। हमें लगा कि ये बहुत अच्छे से दर्शाता है हमारी प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज जो हम कस्टमर्स को देते हैं। नेक्स्ट हमने रियलाइज किया कि बहुत सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं मार्केट में जिनको ऑलरेडी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के साथ का डायग्नोसिस हो चुका है। उन कस्टमर्स के लिए हमने केयर फ्रीडम लॉन्च किया। फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए हमने केयर सीनियर प्रोडक्ट लॉन्च किया। उसके अलावा कस्टमर्स जो ऑलरेडी जिनको दिल की बीमारी है, कुछ ऑपरेशन हुआ है हार्ट का, तो हमने उनके लिए केयर हार्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया। कुछ कस्टमर्स हैं जिनको हाई नेटवर्थ, जिनको करीब 1 करोड़ रुपए तक के सम इंश्योर्ड के प्लान्स चाहिए, उनके लिए हमने केयर एडवांटेज प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसके अलावा हमारे ग्रामीण कस्टमर्स के लिए ग्रामीण केयर और ग्रुप कस्टमर्स के लिए ग्रुप केयर। तो इसीलिए हम शुरू से ही रेलगेयर भी हम रहे और केयर भी हम ही है।
और हमें लगा कि केयर जो है बेटर रिप्रेजेंट करता है जो हमारे सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं हमारे कस्टमर्स के लिए, और इसीलिए हमने अपना नाम रेलिकेयर से केयर हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने एक बार फिर साफ कहा है कि लद्दाख के मौजूदा हालातों में चीन के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं कि वो भारत को हराने की सोच सके। लद्दाख में भारत की पोजीशन मजबूत है और 2 मोर्चों पर जंग के लिए भारत तैयार भी है। China in that area, of course we are. There is no question of not taking over, not taking on the threat there. We are very well positioned, and there is no question that in any conflict scenario there, China can get the better of us.
देखी थी और तब डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने माना था कि सुशांत की हत्या हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता तब सही थे या अब। सवाल ये कि क्या एम्स की फोरेंसिक रिपोर्ट में कोई झोल है। में एक और नया मोड़, एक ऑडियो से सवालों में एम्स की रिपोर्ट। सुशांत की मौत के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जहां एक तरफ सुशांत के परिवार वाले और उनकी परिवार के वकील विकास सिंह इसको मर्डर बता रहे हैं, तो वहीं एम्स की रिपोर्ट में इससे साफ साफ आत्महत्या करार दिया गया है। लेकिन अब इस केस में एक और ट्विस्ट आ गया है। एम्स की टीम के डॉक्टर सुधीर गुप्ता का एक ऑडियो लीक हुआ है। ऑडियो में क्या है ये आपको बताते हैं। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने माना सुशांत का मर्डर हुआ। सुशांत की तस्वीरें देखकर हत्या की थ्योरी दी। बता दें कि सुधीर गुप्ता उसी टीम के हेड हैं जिन्होंने सुशांत केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट सौंपी थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में सुशांत की हत्या को खारिज करते हुए कहा गया है कि जिन हालातों में मौत हुई वो बताता है कि इसमें किसी किस्म का फाउल प्ले नहीं है और यह आत्महत्या का मामला है। एम्स मेडिकल बोर्ड ने सोमवार को सीबीआई के साथ अपनी जांच रिपोर्ट कपूर अस्पताल के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के साथ शेयर कर दी। लेकिन सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह आज भी मर्डर के दावे पर कायम है। परिवार को बड़ा गंभीर शक है कि शायद ये सुसाइड नहीं, क्योंकि हमारा जो एफआईआर था वो अबेटमेंट टू सुसाइड था। लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं, अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं, बल्कि बहुत गंभीर अपराध, शायद मर्डर। एम्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब सवाल खड़े हो रहे थे कि अब इस मामले में सीबीआई क्या करेगी। आज इसको लेकर सीबीआई की तरफ से एक बयान जारी किया गया। सीबीआई ने कहा है कि एजेंसी अभिनेता की मौत के मामले की जांच कर रही है, सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता का ऑडियो सामने आने के बाद अब सुशांत की मौत की मिस्ट्री उलझती हुई नजर आ रही है। सुशांत की मौत का राज और गहराता जा रहा है। सुशांत के परिवार वालों ने भी इस मामले में एक नए फॉरेंसिक पैनल का गठन की मांग की है। अब ऐसे में सवाल ये कि एम्स में अपनी फाइनल रिपोर्ट में सुसाइड की थ्योरी को आखिर किस आधार पर दी। और इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एम्स की रिपोर्ट आने के बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने दावा किया कि सच तो सामने आता ही है। मुंबई पुलिस का रुख सही साबित हुआ है। उन्होंने मुंबई पुलिस को बेवजह बदनाम किए जाने का आरोप भी लगाया। हमारा पूरा इन्वेस्टिगेशन हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से शेयर किया था, प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था दैट हमारे इन्वेस्टिगेशन में कोई फॉल्ट नहीं है। वो सेटिस्फाइड हुए हमारे इन्वेस्टिगेशन से और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से फिर हमने पूरी एविडेंस सीबीआई को हैंडओवर कर दी थी। और सीबीआई ने वो एम्स का जो पैनल है, सबसे हाईएस्ट बॉडी इंडिया में फॉरेंसिक एविडेंस को एग्जामिन करने के लिए, मेडिको लीगल एविडेंस को एग्जामिन करने के लिए एम्स है। और आप लोगों के मीडियम के माध्यम से हमें पता लगा है कि एम्स के पैनल ने भी ऐसी रिपोर्ट दी है कि जो हमारे कूपर हॉस्पिटल की, हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की और हमारी फाइंडिंग थी कि ये सुसाइड का केस है, उसको अपहोल्ड किया है। तो हमें फ्रैंकली इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता। हमारा तो ऐसा मानना है कि ट्रुथ प्रिवेल होती है, हमेशा सच्चाई निकल के सामने आती है। ट्रुथ हैज अ वे ऑफ कमिंग आउट। और उधर रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट से सीबीडी ऑयल का नाम सामने आया, तो वहीं सुशांत की पूर्व मैनेजर जया साहा ने एनसीबी को बताया था कि वो सुशांत, श्रद्धा कपूर, दीपिका, रिया और कई लोगों के लिए सीबीडी ऑयल मंगवाती थी। इसके बाद हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिर ये सीबीडी ऑयल है क्या ये ऑयल एक खतरनाक ड्रग है? इसके इस्तेमाल से आखिर होता क्या है? क्या सीबीडी ऑयल को खरीदने पर जेल हो सकती है? इन्हीं सवालों पर इंडिया न्यूज ने पड़ताल की है। क्योंकि जिस सीबीडी ऑयल का जिक्र सुशांत केस में सामने आया है और उसे ड्रग्स बताया जा रहा है, सवाल ये है कि अगर ये ड्रग्स है तो ऑनलाइन धड़ल्ले से कैसे बेचा जा रहा है, जिससे सीबीडी ऑयल को लेकर अब एक नई बहस शुरू हो गई है कि आखिर जो सीबीडी ऑयल ऑनलाइन बिक रहा है उसका मानक क्या है, क्योंकि दावा है कि कई सेलिब्रिटी नशे के लिए सीबीडी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये जो वेबसाइट है मेरे सामने, इसमें सीबीडी ड्रॉप्स जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है।
और सीबीडी ऑयल में भी जो है 3 प्रकार के हैं। एक जो बेसिक ऑयल है, दूसरा मीडियम ऑयल है और तीसरा जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑयल है। सीबीडी ऑयल जो है उसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो है शुरुआत में जो है आपको 1 ड्रॉप जो है इसका आपको अपनी जीभ के ऊपर रखना है और ये ऑयल जो है स्ट्रेस रिलीव करने में काफी मदद करता है। कहा जा रहा है कि सुशांत को सीबीडी ऑयल दिया जा रहा था, उसको कैनाबिडियोल के रूप में दिया जाना था, जिसके भारत में चिकित्सकीय इस्तेमाल पर रोक तो नहीं है, लेकिन इसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन यानी पर्चा जरूरी है। अब सवाल ये है कि ऑनलाइन कैसे बिक रहा है सीबीडी ऑयल। हालांकि सीबीडी ऑयल की ऑनलाइन बिक्री और उसके डीलर से जुड़ी चेन कैसे काम करती है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता ने उन लोगों को फोन मिलाया और नकली ग्राहक बनकर सीबीडी ऑयल की डिमांड की। जी नमस्ते, मैं शिवानी बात कर रही हूँ। सर जी, आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी हमें। एक ज़रूरत से आपको याद किया है, एक जगह से आपका नंबर मिला था। एक मेरी जो माता जी हैं जी, हाँ, तो उनके एक प्रिस्क्रिप्शंस में सीबीडी ऑयल आता है सर, तो जिसकी एक छोटी सी मात्रा है यानी कि 20 mg की होगी, तो अगर उसकी मुझे डिलीवरी चाहिए होगी तो आप कैसे वो उपलब्ध करा पाएंगे? सॉरी मैम, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? सर, हमारी एक दोस्त है जिनके एक दोस्त ने ही आपसे काफी कुछ समय पहले लिया था। सुना आपने, सीबीडी ऑयल का नाम सुनते ही कैसे इसके डीलर पूछताछ और जांच पड़ताल करने लगे। इतना ही नहीं, सीबीडी ऑयल सप्लाई करने वाले डीलर से मैसेज के जरिए बात की गई, जिसमें डीलर कहता है बोहे को वेदी मेडिकल या इंदुस्कैन पर ऑनलाइन देख लीजिए, मुझे तुरंत चाहिए। किस शहर में? जुहू। मुंबई में भी मिलना मुश्किल है, मैं इतनी जल्दी नहीं ला सकता। और आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है? हाँ, भेजूं क्या आपको? हालांकि हमने डीलर से फिर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वो यही पूछने लगा कि आपको उनका नंबर किसने दिया, क्योंकि उनके ग्राहक फिक्स हैं और पकड़े जाने के डर से ये डीलर नए ग्राहक बहुत ही सावधानी से बनाता है। हेलो, हाय, आई गॉट योर नंबर फ्रॉम गूगल। आई अर्जेंटली नीड CBD ऑयल। Did you call me yesterday? I'm sorry? Did we have a word yesterday? No, I'm calling you for the first time and I urgently need. I just want to get out of my stress. I'm in too much of stress. Sorry ma'am, I don't know. I think you've got the wrong number. दरअसल सीबीडी तेल कैनबिस यानी भांग के पौधे का 40% अर्क है, जिसे मारिजुआना भी कहा जाता है, और ये दर्द को कम करने के साथ साथ चिंता को कम करने में काफी प्रभावी है। भले ही भारत में इसकी बिक्री वैध है, लेकिन इसका मानक क्या है, इसको लेकर कंफ्यूजन है। अगर एनसीबी को लगता है कि सीबीडी ऑयल गैर कानूनी है, एनडीपीएस एक्ट में इसको बैन किया गया है, तो फिर ये ऑनलाइन कैसे बिक रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पे एनसीबी ने क्यों नहीं ऑनलाइन साइट्स पे केसेस किए, क्यों नहीं उन्होंने लोगों को अरेस्ट किया? क्योंकि आज आप अगर गूगल पे जाइए, टाइप कर दीजिए सीबीडी ऑयल, आपको इतने सारे वेंडर्स मिल जाएंगे जो ये बेच रहे हैं। लेकिन जो सीबीडी ऑयल है, अगर ये हेम्प से बनता है, HEMP इसको हेम्प बोलते हैं, तो अगर ये हेम्प से बनाया जाता है तो ये गैर कानूनी नहीं है, इलीगल नहीं है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर जया साहा और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की चैट सामने आई है, जिसमें श्रद्धा जया से सीबीडी ऑयल मांग रही हैं। इससे पहले जया की रिया चक्रवर्ती के साथ चैट भी वायरल हुई थी। वहीं रिया की चैट से खुलासा हुआ था कि सुशांत का तनाव कम करने के लिए जया साहा ने रिया को सीबीडी ऑयल ऑफर किया था और पूछताछ में ऑनलाइन खरीदने का जिक्र किया था। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सीबीडी ऑयल खतरनाक ड्रग है तो ऑनलाइन क्यों बिक रहा है?
हमने जब सीबीडी ऑयल का स्टिंग ऑपरेशन किया तो हमें पता लगा कि इस ऑयल का इस्तेमाल कुछ कैंसर मरीजों के दर्द को मिटाने के लिए भी कुछ डॉक्टर्स करते हैं। सीबीडी ऑयल के लिए जो है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है। अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उसमें लिखा जाता है कि कितना डोज इतना लेना है, उसके बाद ही कुछ चुनिंदा जो है केमिस्ट है उनकी दुकानों पे ही जो है ये ऑयल मिलता है। यहाँ तक कि इस ऑयल के बारे में ये भी कहा जाता है कि सीबीडी ऑयल बेचने के लिए जो है आपको जरूरी लाइसेंस सरकार से भी लेने पड़ते हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि जब प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ये सीबीडी ऑयल नहीं बेचा जा सकता तो ऑनलाइन ये कैसे मिल रहा है। कैमरामैन रमेश के साथ प्रीति सोमपुरा। और प्रधानमंत्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ग्लोबल समिट को संबोधित किया और कहा कि हम चाहते हैं कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। कई भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में और भी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ेंगे। Friends, now we want India to become a global hub for AI. Many Indians are already working on this area. I hope many more do so in the times to come. Our approach to this is powered by core principle of teamwork, trust, collaboration, responsibility and inclusivity. Friends, India has recently adopted the National Education Policy 2020. It focuses on technology-based learning and skilling as a major part of education. E-courses will also be developed in various regional languages and dialects. This whole effort will benefit from natural language processing capabilities AI platforms. We launch Responsible AI for Youth program this year in April. Under this program, more than 11,000 students from schools completed the basic course. They are now building their AI projects. Friends, the National Educational Technology Forum is being formed. This will create an e-education unit to boost। रात कान खोल के मैं वक्त